बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? एक नई सुबह, एक नई उम्मीद। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आज का दिन आपको मुबारक हो और अल्लाह करे कि अच्छी ख़बरें और बेहतर काम जो है वो आज के दिन आपके नसीब में आ सकें और आप ज़िंदगी में कुछ बेहतरी की तरफ जो है वो अपने कदम बढ़ा सकें। छोटे छोटे कदम ही जो हैं वो इंसान को मंजिल की तरफ ले जाते हैं और हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको आज उनकी मंजिल मिलने वाली हो, तो वो तमाम लोग जो हमें जहाँ पर भी ऑफ़िस में, घर में या अपने वर्क स्टेशन पर हमें देख रहे हैं, आप सबको जो है वो आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। और अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ूँगी। मेरे मेहमान, क्योंकि मेरा पहला सेगमेंट जो होता है वो नॉर्मली सेहत के हवाले से हम या हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं। पिछले दिनों हमने काफ़ी प्रोग्राम किए जिसमें हमने जो है वो हड्डियों के अमराज की बात की थी। लास्ट कल हमने जो प्रोग्राम किया उसमें हमने फिज़ियोथेरेपी की बात की। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो रिलेट करती हैं आपके जिस्म में किसी और बीमारी की वजह बनना। जिस तरह हम अर्थराइटिस की बात कर रहे थे या हड्डियों की तकलीफ़ की बात कर रहे थे, वो पेशेंट जो थायराइड के पेशेंट होते हैं, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है, उनको भी मुख्तलिफ़ अमराज जो हैं वो लाहक हो जाते हैं या वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। थायराइड इट्सेल्फ, अगर अब आपने सुना हो तो बहुत सारे अपने इर्द गिर्द के लोगों के से आप सुनते रहते हैं कि यार वज़न बढ़ रहा है, क्या हो गया, तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो, एकदम से जिस्म जो है वो ख़राब होने लग जाता है। तो पता चलता है ये शख्स जो है थायराइड का पेशेंट है और वो ये अपने आप को भी एक्सक्यूज़ दे चुका होता है कि मैं अब थायराइड का पेशेंट हूँ, इसलिए इस बढ़ते हुए वज़न को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता या जिस्म ख़राब होने लग जाता है। वहीं कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनका थायराइड जो है जब वो डिस्टर्ब होता है तो उनका वज़न तेज़ी से कम होने लग जाता है, उनका चेहरा जो है वो बदलने लग जाता है, बाल गिरने लग जाते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस शुरू हो जाता है। थायराइड को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और इससे बचाव के क्या क्या जो है वो आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ तरह की तब्दीली लेकर आती है जो दूसरों पर भी जो है वो ज़ाहिर होने लग जाती है। मेरे साथ ENT स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ, मेरी टीम इनका हमेशा जो है वो बड़ा शुक्रिया अदा करती है कि जब भी हम इनको कहते हैं और अगर इनके पास वक्त होता है तो ये ज़रूर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फसीउल्लाह मीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? मैंने खुद अपने इर्द गिर्द, इवन अपनी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे अपने कलीग्स देखे, स्क्रीन पर काम करने वाले लोग देखे जो बहुत अच्छे माशाल्लाह से स्मार्ट थे, लेकिन एकदम से जो है वो उनके बॉडी उनके कंट्रोल से निकल गई, या तो जिस्म बहुत ज़्यादा फूलने लग गया या एकदम से जो है वो कमज़ोरी सी आ गई और चेहरा तब्दील होने लग गया। और फिर रीज़न वो ये देते हैं कि अब हम थायराइड के पेशेंट हैं या थायराइड हो गया। पहले तो मुझे बताइए कि थायराइड है क्या और फिर इसकी वजह से जो अफेक्ट्स हैं वो कितने नुकसानदेह होते हैं? थायराइड ग्लैंड का नाम है जो हुदूद है, सामने होता है गले पर, जहाँ नरखरा है, जहाँ मैंने टाई डाली है, यहाँ पर बिल्कुल ओके। और ये नज़र नहीं आता है, ठीक है। और इसका काम है थायरोक्सिन बनाना। ओके। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक हिस्सा है, यानी ये वो हुदूद हैं जिनमें नालियाँ नहीं होती और ये बनाते हैं कुछ चीज़ डायरेक्ट ब्लड में जाती है। ओके। तो दीज आर द डकलेस ग्लैंड्स। तो इनकी डक्ट्स नहीं होती, नालियाँ नहीं होती। तो थायराइड का काम है थायरोक्सिन बनाना और थायरोक्सिन जो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती है, जिस्म के बढ़ाती है। अच्छा। अगर किसी को थायराइड ज़्यादा फंक्शन करे, थायरोक्सिन ज़्यादा बनाए, तो वो बंदे को भूख बहुत लगती है, खाना पूरा हजम हो जाता है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, बहुत हाई हो जाता है। तो उनका तो 2-2, 4-4 नान खा लेंगे, 1 किलो गोश्त खा लेंगे, उनको कुछ असर नहीं होगा, वज़न नहीं बढ़ेगा क्योंकि सारा यूटिलाइज एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स हो जाती है। साथ साथ वज़न उनका कम होता है, उनको बड़ी गर्मी लगती है, पसीना आते हैं, फिर दिल पे इफेक्ट पड़ता है उसका, ब्लड वेसल्स पे हाथ कँपाने लगते हैं। अच्छा। तो इस तरह ये हाइपर थायराइड की निशानियाँ हैं, जैसे बाल भी गिरने लगते हैं। अच्छा, ये आप जो हाइपर की बता रहे हैं इसमें आप कह रहे हैं भूख ज़्यादा लगती है?
भूख भी ज़्यादा लगती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है, वज़न कम होने लगता है, ब्लड प्रेशर होने लगता है, ये तमाम चीज़ें हाइपर की है। अच्छा, भूख ज़्यादा लगती है लेकिन वज़न कम होता जाता है, आप खाते बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये बड़े ख़ास सिम्टम्स हैं, आप इनको बहुत गौर से समझिएगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि भूख, मुझे लग रहा था भूख लगेगी तो वज़न बढ़ेगा, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है, भूख ज़्यादा लगती है, वज़न कम होने लगता है और बाल गिरने लग जाते हैं। अगर इस तरह के ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट पे इफेक्ट पड़ने लगता है। ठीक है, ये हाइपर पे अच्छा, ये हाइपर का। हाइपो में ये होता है कि जिस्म क्योंकि यूटिलाइज कम कर रहा है, रेट मेटाबॉलिक रेट कम हो गया है, तो फिर उनके जिस्म में चर्बी जमा होने लगती है। और चर्बी जो जमा होती है बफेलो की मानंद, यानी भैंस की मानंद, साइड में हो गई, गर्दन मोटी हो गई, बाल गिरने की, आवाज़ कम निकलती है, बैठने लगती है, ऐसे लोग सुस्त हो जाते हैं, हिलना भी नहीं चाहते, और ऐसे लोगों को खराटे बहुत आते हैं यूजुअली। और ये जो है हाइपोथायराइड की अलामत है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से फैट जो है वो आपकी बॉडी पर जहाँ उसको जगह मिलती है वो डिपॉजिट होने लग जाता है, अजीब सा आपकी अजीब बॉडी शेप हो जाती है, ख़राब हो जाती है, फेलो शेप हो जाती है, राइट। तो डॉक्टर साहब ये तो सिम्टम्स हो गए कि अगर हाइपर है तो आपका वज़न कम होगा, भूख बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाएंगे आप, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर आप हाइपोथायरॉइड हैं तो उसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो हो जाता है, कम काम करता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म पर जो फैट है, जो चर्बी है वो डिपॉजिट होने लग जाती है, और अजीब सा जो है वो बफेलो आपका शेप हो जाता है, बेढंगे से हो जाते हैं आप। डॉक्टर साहब, ये दोनों जो कंडीशंस आपने बताई हैं, इसमें कोई एज की कैद, उम्र की कैद है, या किसी भी उम्र में आप थायराइड के पेशेंट हो सकते हैं? किसी भी उम्र में हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये बड़ी उम्र में होता है। बड़ी उम्र में। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें और बड़ी अहम है कि थायराइड नज़र नहीं आता, लेकिन बाज़ों को नज़र आने लगता है, बड़ा होने लगता है, वो आयोडीन की कमी से थायराइड फूलने लगता है। अब बाज़ों क्या होता है कि थायराइड में एक नोड्यूल या गांठ हो जाती है, तो एक गुठली से आपको मूव करती नज़र आती है जब भी थूक निकलेंगे। अच्छा। तो वो कहलाता है थायराइड नोड्यूल। नोड्यूल एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, यानी सॉलिटरी नोड्यूल एक हो सकता है या मल्टी नोड्यूलर, कई नोड्यूल्स हो सकते हैं। अच्छा, ये नोड्यूल्स बेनाइन होते हैं या? अच्छा, अब ये नोड्यूल्स पे आते हैं तो हम ये कि इसमें देखना पड़ता है बेनाइन है, इनोसेंट है, या ये वो रसूली जो ख़राब वाली है कि मैलिग्नेंट है। तो मैलिग्नेंट है या बेनाइन है, और अगर बेनाइन है तो क्या ये मैलिग्नेंट होंगे? तो अक्सर ये खदशा होता है कि बेनाइन जो है मैलिग्नेंट हो सकता है। लिहाजा जब भी एक नोड्यूल होता है उससे हम टेस्ट करते हैं, तो हम थायराइड के तो फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं, T3 T4 थायरॉक्सिन के, और फिर अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, फिर उसमें नीडल डाल के उसके पानी को निकालते हैं, बायोप्सी निकाल के, बड़ी फाइन नीडल, बड़ी बारीक नीडल, उससे कोई तकलीफ नहीं होती, तो उसको निकाल के देखते हैं कि उसमें सेल्स में कोई जरा से मैलिग्नेंट सेल्स तो नहीं है, कैंसर वाले तो नहीं है। अगर वो है तो पूरे ग्लैंड को निकाल देते हैं, वरना सिर्फ उस नोड्यूल को निकालते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, ये तो आपने एक कंडीशन बताई कि जिसमें नोड्यूल जो है, डॉक्टर साहब ने कहा यहाँ पर जो है ये आपको थायराइड का प्रॉब्लम होता है, जो अक्सर जो है वो नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर कोई नोड्यूल, कोई गुठली सी बन गई है, तो जब भी आप थूक निकालते हैं या आप जो है अक्सर कुछ खाते पीते हैं, तो वो नोड्यूल ऊपर नीचे मूव करता है। डॉक्टर साहब, जब नोड्यूल होगा तभी आप बायोप्सी की तरफ जाएंगे, अगर नोड्यूल नहीं है तो फिर तो बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है ना? यूजुअली फिर असेस नहीं है तो फिर आपको सिर्फ थायराइड को जो है वो आपको कंट्रोल करना होता है। और डॉक्टर साहब, ये तो आपने कहा कि एज की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो होती है, इसके होने की वजह अपने आप ही हो जाता है, अपने आप भी हो जाता है। अब जो साइज बढ़ता है वो आयोडीन की कमी से, अब तो आयोडाइड साल्ट है तो मिलने लगा है इस मुल्क में। अच्छा, फिर इसमें होता है कि अगर थायराइड में नोड्यूल्स नहीं है, ज़्यादा काम कर रहा है, तो थायराइड के फंक्शन को कंट्रोल करने हम दवाओं से कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है ना? अगर दवाओं से कंट्रोल ना हो, हम एक आध साल दवा खिलाते हैं, फिर विड्रॉ करके देखते हैं कि फिर वो नॉर्मल पे आ जाता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो फिर हमें सर्जरी का सोचना पड़ता है। नोड्यूल होने की सूरत में सर्जरी लाजिम है बायोप्सी के बाद, और सिंगल नोड्यूल में सिर्फ नोड्यूल निकाला जाता है, मल्टी नोड्यूलर में
सारे नोड्यूल निकाले जाते हैं। अच्छा, जब नोड्यूल निकाल देते हैं तो क्या फिर थायरॉक्सिन आपका क्योंकि वो नॉर्मल हो जाता है या उसके बाद फिर आपको थायरॉक्सिन का? अगर एक नोड्यूल है या आधे थायराइड में आधा भी निकाल दे थायराइड, तो जिस्म को बाकी हिस्सा जो थायराइड का हमने छोड़ा है वो इतना थायरॉक्सिन बनाता है कि आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। ठीक है, राइट। तो फिर उसमें जो है ऐसे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बट यस, अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आप फील करें अपनी बॉडी में तो फिर आपको डेफिनेटली, क्योंकि जब हमारे वज़न बढ़ने लगता है तो सबसे पहले हमें ये होता है कि अच्छा वज़न बढ़ रहा है तो आप जो है वो डाइट करना शुरू कर देते हैं या खाना पीना छोड़ देते हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप डायग्नोस करें कि आया वज़न बढ़ने की क्या क्या वजूहात हैं। अक्सर मल्टीपल रीजंस होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है या थायराइड होता है या इसके अलावा और भी डेफिनेटली बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से आपका वज़न बढ़ने लगता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ज़रूर जाइए T3। डॉक्टर साहब कौन कौन से टेस्ट? T3, TSH, T4, ये 3 टेस्ट होते हैं। T3 है, T4 है और TSH है। ये 3 टेस्ट आप करवाएंगे तो आपकी रिपोर्ट जो है अब वो ज़ाहिर हो जाती है। आयोडीन सॉल्ट का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, कोई महंगा नहीं आता, आम नमक से आप आयोडाइज सॉल्ट आप अपने घर में इस्तेमाल करें। ये एक एहतियात जो है वो आपके हाथ में है जो आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इसके अलावा और कोई खुराक में कोई ऐसा फूड इनटेक? मछली, राइट। और क्या ले सकते हैं? मछली में आयोडीन बहुत होता है, तो इसलिए जो लोग मछली नहीं खाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में रहते हैं, उनको ये थायराइड गिलड़ कहते हैं ना, तो होने लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर अगर आप मछली नहीं खा रहे तो अपने सॉल्ट को सप्लीमेंट कर दें आयोडाइज सॉल्ट से। ओके, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अरसे से जो है वो अपने थायराइड को कंट्रोल कर रहे हैं और ये थ्रू मेडिसिन जो है वो आपको थायरॉक्सिन दी जाती है। इट डिपेंड्स कि आप हाइपो हैं या हाइपर है, ये डॉक्टर आपको जो है मेडिसिन जो है वो सूट आपको सिलेक्ट करते हैं। अगर एक पेशेंट शुगर पेशेंट है, वो इंसुलिन भी ले रहा है, उसको साथ उसको थायराइड का भी प्रॉब्लम है, तो क्या वो रिस्क पर होता है कि इसकी वजह से वो और भी बीमारियों का शिकार हो सकता है, जैसे हड्डियां खराब? itself is a reason for different diseases। तो डायबिटिक पेशेंट को तो रिस्क सारे बढ़ जाते हैं। तो अगर डायबिटीज है तो जस्ट सेपरेट, एंड थायराइड का तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा थायरॉक्सिन से। ठीक है। तो डायबिटिक तो वैसे भी रिस्क होता है ना उनको, हाँ। मुख्तलिफ बीमारियों का, राइट। तो डॉक्टर साहब जो थायराइड का पेशेंट होता है, क्या उस थायराइड जो है वो डिस्टर्ब होने की वजह से कहते हैं हड्डियों पर बड़ा इफेक्ट आने लगता है, हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं? देखिए ओवरऑल तो हमारे पास एशियन रेस की थायराइड से भी इफेक्ट होता है। ओवरऑल हमारे पास थायराइड का काम नहीं, कैल्शियम को कंट्रोल करना पैराथायराइड का है। ओके। जब थायराइड हम निकालते हैं तो उसकी चिपकी भी बहुत बारीक सी होती हैं ग्लैंड जो कैल्शियम को कंट्रोल, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में उनका रोल है, वो है पैराथायराइड ग्लैंड। तो उनकी वजह से हड्डियों पर असर पड़ सकता है। नॉट थायराइड बट पैराथायराइड। पैराथायराइड 4 ग्लैंड्स हैं, हर थायराइड के ऊपर एक है, नीचे एक है, अंदर चिपकी हुई है। अच्छा। तो उसकी वजह से, और वैसे भी हमारे पे एशियन रेस में तो है ना विटामिन डी डेफिशिएंसी है जी। तो खुसूसन ख़वातीन में जो 40 साल से ऊपर है उन्हें तो कैल्शियम का टेस्ट करा के सप्लीमेंट लेना चाहिए, वरना हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं, बुरबुरी हो जाती हैं, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है। और जब अगर आप हाइपोथायरॉइड के पेशेंट हैं तो उसमें वैसे ही आपका वेट बढ़ने लग जाता है, फैट डिपॉजिट होने लग जाता है, यू फील लेज़ी, आपकी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, आपका दिल नहीं करता कोई काम करने को। उस वज़न के बढ़ने की वजह से भी जो है तो अक्सर लोगों को जॉइंट्स की कंप्लेन या जॉइंट्स में तकलीफ़ या हड्डियों की तकलीफ़ जो है वो शुरू हो जाती है। दिल का अर्जा हो जाता है, दिल बढ़ने लगता है, खराटे नहीं लगते हैं, स्लीप एपनिया हो जाता है, उनकी सांस रुकने लगती है। तो ये तो बहुत खतरनाक मर्ज हुआ ना? बिल्कुल। हमें देखे मर्ज कोई भी बढ़ा ले तो खतरनाक ही हो जाता है। हाँ। मर्ज कोई भी अच्छा नहीं होता। और ये थायराइड जो है तो छोटा सा ग्लैंड, लेकिन बड़े चीज़ें उलट पुलट कर देता है। देखें आप कितना बॉडी आपका बॉडी शेप ख़राब कर देता है, ये आपके बाल गिरने लगते हैं, आपकी स्किन ख़राब होने लगती है। अल्लाह ना करे, मकसद हमारा, मेरा या डॉक्टर साहब का ये नहीं कि हम आपको डराएं, मकसद हमारा ये है कि हम आपको अलार्म करें कि अल्लाह ना करे अगर ऐसी सिचुएशन है तो येस, अगर आप ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो, तो फिर आप इस तरह की कॉम्प्लिकेशन जो हैं डॉक्टर साहब उससे आप बच सकते हैं। जिस तरह ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है,
थ्रू आउट द लाइफ लोगों को मेडिकेशंस पर रहना पड़ता है, लोग अपने साथ कैरी करते हैं, ब्लड प्रेशर की भी मेडिसिन है, डायबिटीज़ की भी है, क्या थायराइड का भी मामला ये है कि लाइफ टाइम? थायराइड का अगर देखिए, अगर थायराइड ने काम करना छोड़ दिया है, हाँ, तो आपको थायरॉक्सिन तो खानी ही खानी है ना। सही। एज पार्ट ऑफ योर फूड। ओके। अगर थायराइड बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, हम चाहते हैं कि दवाओं से कंट्रोल कर लें, तो आपको रेगुलरली दवाएं लेनी पड़ेंगी एंटी थायराइड, ताकि उसका फंक्शन कम हो जाए। ठीक है। उसको लगाम दे के रखें ताकि कंट्रोल में रहे। तो अब फिर एक अरसे के बाद हम उससे बंद करके देखते हैं, राइट, ताकि फिर देख लें अगर वो नॉर्मलाइज हो गया तो फिर दवा बंद कर दें। नोड्यूल है तो सर्जरी ज़रूरी है। नोड्यूल हर सूरत में, चाहे सिंगल नोड्यूल हो, सॉलिटरी हो या मल्टी नोड्यूल्स हो, और सर्जरी ख्याल से की जाती है। सर्जरी से लोग घबराते हैं, थायराइड की सर्जरी में घबराना नहीं चाहिए, जब ज़रूरत हो करवा लेना चाहिए। राइट। अलबत्ता कुछ एक थायराइड की एक और कंडीशन है जो ख़राब वाली है, जैसा आई डोंट लाइक दैट इज़ जब हाशिमोटोज़ डिजीज़, ये एक हाशिमोटो थे, उन्होंने डिस्क्राइब की डिजीज़ तो उनके नाम से मंसूब कर दी गई है। इसमें थायराइड को जिस्म जो है गैर गर्दानता है, यानी जिस्म कोई खारिजी चीज़ आप खाते हैं, हाँ, या किसी से एलर्जी, तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसके खिलाफ। ओके। अच्छा भला थायराइड आपके जिस्म में आपका अपना ऑर्गन है, उसको जिस्म एकदम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है और उसको उससे फाइट करने लगता है, भाई तुम जाओ यहाँ से। तो वो जो वो फौज निकलती है और थायराइड को पकड़ने लगती है, अपने घर में अपने दुश्मन हो जाए, तो वो कहलाती है, पेन होने लगता है। अच्छा। और उससे डिस्टर्बेंस बहुत होता है। और उसका कंट्रोल में भी फिर हम बड़े टेस्ट कराते हैं, ना सिर्फ ये कि थायराइड टेस्ट कराते हैं, बल्कि हम थायराइड एंटीबॉडीज़ कराते हैं कि थायराइड के खिलाफ तो नहीं एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं। सही। तो एक ये भी डिजीज, तो थायराइड के मुख्तलिफ डिजीज है, ये बहुत रेयर होता है। इट्स नॉट अनकॉमन, लेकिन इट्स नॉट दैट कॉमन। दैट जितना आप हाइपो या हाइपर देख रहे होते हैं, ये उतना नहीं, उतना कॉमन नहीं है ये। बट यस, ये अगर आप हाइपो या हाइपर भी हैं तो आप ऐसी कंडीशन तक भी पहुंच सकते हैं अगर आप उसको डील ना करें, डॉक्टर साहब। हाँ, ये अलग मुख्तलिफ है। हाँ। तो हर चीज़ का इलाज करवाना चाहिए वक्त पर। हाँ। और वक्त पर इलाज करवाने से बहुत बचत हो जाती है। लोग इतना बड़ा थायराइड करके आते हाँ। हैं, तब फिर वो तो प्रेशर इफ़ेक्ट्स अलग होते हैं, ट्रेकिया पर, नरखरे पर। तो टाइम पर अगर इलाज करवाएं और सही इलाज करवाएं और साइंटिफिक बुनियादों पर इलाज कराएं तो बेहतर नतीजा। राइट। और जिनको नोड्यूल का प्रॉब्लम नहीं है उनको तो अल्लाह करे मेडिसिन मौजूद हैं जिनके थ्रू आप अपना जो है वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जब बायोप्सी की बात आती है या कहा जाता है कि वो नीडल डाल के वो जो भी आपका नोड्यूल या सिस्ट मौजूद है, चाहे वो आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पर है, जब उसको टेस्ट कराने की बात आती है कि उसमें पिन डाली जाएगी या उसमें जो है उसका एक पोर्शन लेकर उसको चेक किया जाएगा कि आया वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, तो बेशुमार लोगों के जहनों में ये बात आती है, ये बात कही जाती है कि उससे जो है वो बीमारी फैल जाती है या वो फट जाता है। ऐसी चीज़ मैं डॉक्टर साहब से कहूँगी कि वो आपको समझाएं कि डॉक्टर साहब ये कहना कि बायोप्सी करेंगे तो वो मर्ज़ बढ़ जाएगा, वो चीज़ फट जाएगी, एक टेस्ट है जिसको लोगों ने एक खौफनाक चीज़ बना दिया है। एक ब्रेक ले लूँ मैं, फिर आप ज़रा बायोप्सी को जो है वो डिस्क्राइब कर दीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, डॉक्टर फसीउल अमीर हमारे साथ मौजूद हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, और हम आज बात कर रहे हैं थायराइड के प्रॉब्लम की। वो लोग जो थायराइड के मर्ज़ में मुब्तला हैं उनका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, और वो लोग जिस वक्त देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते रहे हैं, लेकिन अल्लाह ना करे किसी तरह की एबनॉर्मलिटी आप फील करते हैं, सो जो सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बताए हैं, तो आपको डेफिनेटली अपने थायराइड के टेस्ट जो हैं वो कराने चाहिए। और डॉक्टर अक्सर कंडीशन सुनने के बाद रेकमेंड भी करते हैं कि आप ये T3, T4 और TSH करा लें, ताकि एक तसल्ली हो जाए कि कहीं थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है। बायोप्सी एक टेस्ट जो किया जाता है, एहतियातन किया जाता है कि अल्लाह ना करे कोई बुरा या मर्ज़ जो है वो तो लाहक नहीं होने वाला, लेकिन उस पर लोग डरते हैं। डॉक्टर साहब, तो ये बायोप्सी जो है ये है क्या और क्यों नहीं करवाते लोग? ठीक है,
बायोप्सी जो है थायराइड की तो वेरी फाइन नीडल डाल के आते हैं। दूसरी बायोप्सी से लोग डरते हैं कि फैल ना जाए। थायराइड की बायोप्सी फैलती नहीं क्योंकि बड़ी बारीक नीडल से हम करते हैं। राइट। तो अब इस खौफ को अब क्या करें, साइंटिफिक बुनियाद पर अगर आप इलाज करना चाहते हैं तो बायोप्सी ज़रूरी है। और बाज़ वक्त हमें नज़र आता है एक चीज़ मशकूक सा, कोई दाना या कोई चीज़, तो उसकी बायोप्सी लेनी ज़रूरी होती है। उसमें अगर हम लेज़र कर देते हैं अतराफ़ में और फिर बायोप्सी लेते हैं तो बायोप्सी के फैलने की जो खौफ है लोगों को कि स्प्रेड हो जाएगी, उसके चांसेस कम होते हैं कि वो लेज़र जो है लिम्फेटिक्स को ब्लॉक कर देता है। और कोई भी चीज़ जाती है तो लिम्फेटिक के थ्रू या ब्लड के थ्रू जाती है, तो ब्लड को और लिम्फेटिक्स को जब आप ब्लॉक कर देंगे तो उसके फैलने के चांसेस नहीं होंगे। तो लेज़र बायोप्सी इज़ मच बेटर देन ऑर्डिनरी बायोप्सी। अच्छा। तो इससे वो शक और खौफ भी उनका दूर हो जाता है। फिर भी लोग डरते हैं, अब उसमें डर को तो आप मिटाने के लिए कोई और वो तो सर्जरी से भी लोग डरते हैं, लेकिन एट द एंड आपको उस मुश्किल से निकलने के लिए आपको सर्जरी करवानी ही पड़ती है। सो लेज़र बायोप्सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप उस रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। और वैसे भी इंसान दिल में जितने शको शबू वो कहते हैं ना शुबे रखते हैं, उतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जो आपके फिजिशियन हैं, जो आपके डॉक्टर हैं, ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं बनिस्बत एक आम आदमी के। ये खौफ एक आम आदमी ने पैदा किया और ये एक हकीकत, ये नहीं फैलता या इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। ये एक पढ़ा लिखा एक मेडिसिन का जो है वो डॉक्टर आपके सामने ये बात रखता है। तो आई थिंक डॉक्टर की बात मानना जो है वही हमारे हक में जो है वो बेहतर होता है। एक दो ओपिनियंस आप ले लें डॉक्टर से, देन आप जो है उस डिसीजन की तरफ बढ़ें। डॉक्टर साहब, वो लोग जिनका हाइपर में वज़न कम होने लगता है या हाइपो में वज़न बढ़ने लगता है, वो अपने इस वेट का जो डिस्टर्बेंस है इसको कैसे कंट्रोल करें? फर्स्ट करेक्ट योर थायराइड कंडीशन, ठीक है। फिर उसके बाद आप वेट पर आए। किसी का बड़ा हुआ तो कम करने के लिए देन आप कैलोरीज कैलकुलेट करें और फिर आप जिस तरह के एक्सरसाइज वगैरह हैं, ठीक है। लेकिन सबसे हम जो बात करें थायराइड की वजह से वेट का घटना या बढ़ना जो है, अगर आप थायराइड कंडीशन को सही कर लेंगे तो आपके वजन के घटाने में आपको बड़ी आसानी रहेगी, वरना आपका वजन बढ़ता रहेगा। तो दैट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट कि वेट का कम करने के लिए क्या किया जाए। वेट जो थायराइड की वजह से बढ़ा, थायराइड तो करेक्ट करें ना, थायरोक्सिन तो लें। तो थायरोक्सिन अगर नहीं लेते हैं तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। बेहोशी का मसला होता है, क्या बेहोशी से जागना मुश्किल हो जाता है। तो क्यों क्या मेटाबलाइज नहीं हो रही, ब्लड भी जो दवा अंदर जाती है ब्लड के जरिए मेटाबलाइज होके किडनी से फिर यूरिन से आती है, तो हर चीज़ स्लो होगी तो दवा देर से खारिज होगी तो देर से जागेगा बंदा। तो इसलिए थायराइड में अगर हम सर्जरी करनी भी होती है बड़े में और उनका थायराइड फंक्शन बहुत कम हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाए जो कि स्टिमुलेट करता है थायराइड को, वो बहुत रेज हो जाता है, तो फिर हम उसको कंट्रोल करते हैं, थायरोक्सिन दे के फिर सर्जरी करते हैं। तो थायराइड की वजह से वजन के बढ़ने को थायराइड के एडजस्टमेंट से, ट्रीटमेंट से सही किया। राइट। तो अगर थायराइड की वजह से ये प्रॉब्लम है तो पहले आपने थायराइड को डील करना है, उसकी मेडिसिन लेनी है, उसको नॉर्मल करना है। देन फिर जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो खुद वैसे भी कम होने लग जाएंगे, क्योंकि जब थायराइड आपकी बॉडी में कंट्रोल होगा देन आप अपनी एक रूटीन बनाएंगे, अपनी हेल्दी डाइट के हिसाब से अपनी कैलोरीज को काउंट करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो फिर आपकी एक्सरसाइज और बाकी तमाम चीज़ें होंगी जो आपको हेल्प करेंगी कि आप मेडिसिन के साथ साथ जो है अपने वेट को जो है वो आप कंट्रोल कर सकें। कुछ इस तरह की कोई चीज़ है जो आप रोकते हैं थायराइड के पेशेंट को कि इसका इस्तेमाल ना करें या ये चीज़ ऐसे ना करें? कुछ एहतियात होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए? कोई ख़ास है, हम बल्कि इनकरेज करते हैं मछली खाने को। ओके। हाँ, वरना आमतौर पे अगर वज़न ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है हम फैट्स को कट डाउन करने को कहेंगे। हाँ। और वी प्रेफर टू ट्रीट द थायराइड बाय थायरोक्सिन, ओके, राइट, और बाय एंटी थायराइड ड्रग्स, और फिर अगर मजबूरी होती है तो फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए मेडिसिन लेना ही आपका ऑप्शन, आपके पास यही होता है कि आप मेडिसिन के थ्रू जो है थायराइड को जो है वो कंट्रोल करें, आया उसको कम करना है या उसको जो है वो फंक्शन को बढ़ाना है। लेकिन क्या ये जो आप मेडिसिन ले रहे होते हैं इसका भी तो कुछ अफेक्ट होता होगा ना आपकी बॉडी पर? बेहतर इफेक्ट, थायरोक्सिन कम है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। व्हाट यू आर डूइंग इज सब्स्टिट्यूटिंग डेफिसिट इन द बॉडी।
ठीक है। बॉडी में जो कमी है उसको आप पूरा कर रहे हैं, राइट, थायरॉक्सिन की कमी को। और अगर वो तेज काम कर रहा है तो थायराइड, तो आप उसको कम करने के लिए थायराइड को लगाम दे रहे हैं कि भाई थायराइड कम काम करे ताकि उसके खराब असरात ना हो। तो हर सूरत में हमारा मकसद ये होता है कि बॉडी को नॉर्म्स पे ले आएँ, नॉर्मल हालत में ले आएँ, राइट, और उसको जब नॉर्मल हालत में हर चीज़ आ जाएगी तो फिर हर चीज़ फंक्शन सही रहेगा। ओके। इसमें थायराइड वालों को चाहिए कि जिनके कम काम करें वो मछली के ज़्यादा इस्तेमाल करें। आयोडाइज साल्ट तो हर एक को खाना चाहिए। पहले तो एक ज़माना था आयोडाइज साल्ट मिलता ही नहीं था पाकिस्तान में। अल्लाह का शुक्र है कि समझ आई गवर्नमेंट को कि आयोडाइज साल्ट। अच्छा, पता नहीं जो दे रहे हैं वो भी आयोडाइज्ड है या नहीं है, या सिर्फ उस पर लिखा हुआ है। ऐसी दिल में मेरी बात आई तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये भी तो हमें नहीं पता है, लेकिन दिल की तसल्ली को ये ख्याल अच्छा है। सो फिर इसीलिए जो लिखा हुआ है उसी पर भरोसा करें, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन कम से कम लिखा ले, आप ज़रूर ये कहिए कि आपको आयोडाइज सॉल्ट की जो है बहुत ज़रूरत है, वो आप लीजिए और उसके बाद वो आप अपने खानों में इस्तेमाल करें। लिखा हो तो ज़रूर लिखा होगा उन्होंने, और उसमें होगा, क्योंकि आयोडीन इतना महंगा नहीं कि वो लिखें बिला वजह, इट्स नॉट दैट कॉस्टली। ठीक है। तो वो हमारे जो केचप मिलती है ना उस पर बड़े अच्छे पैकेट पर ना टोमेटोज़ की पिक्चर्स होती हैं, लेकिन आपको उसमें कहीं पे भी टोमेटोज़ नहीं मिलते जब आप इनकी फैक्ट्रीज़ में जाते हैं। तो इसलिए मामलात बड़े ख़राब हैं डॉक्टर साहब, चीज़ें बड़ी जो हैं वो ट्रिकी हैं। बट येस, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आप लिखा हुआ है तो हो सकता है मेडिसिन के हवाले से आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। लेकिन डॉक्टर साहब जिनको हाइपर है या हाइपो है, दोनों ने इस्तेमाल करना है ना? क्या मछली के नहीं, आयोडाइज साल्ट तो हर एक को खाना चाहिए। देखो आयोडीन तो एक रिक्वायरमेंट है जिस्म का ना, और इसी आयोडीन को थायराइड पकड़ के थायरॉक्सिन बनाता है। थायरॉक्सिन में आयोडीन से बनती है, राइट, तो इसलिए खाना तो चाहिए। ये एक चीज़ जो है आयोडाइज साल्ट दोनों में खाना चाहिए, दोनों में आपको खाना चाहिए। आप अपने घर में इस्तेमाल करें ताकि हर शख्स जो है वो आयोडीन जो है उसकी कमी से बच सके और थायराइड के प्रॉब्लम से जो है वो बच सके। अगर मैं एवरेज पूछूं डॉक्टर साहब, आपके पास डेली कितने पेशेंट आते होंगे थायराइड के? कितने सारे ऐसे होते होंगे जिनको पता भी नहीं है कि हम शायद थायराइड में मुब्तला हैं? बट वेरीज, अब थायराइड की अलग क्लिनिक तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ये कि नहीं, आई मीन कि मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये चीज़ कितनी कॉमन है या कितने परसेंटेज जो है वो आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है ये ज़्यादा, या अभी भी ऐसे लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि लोग इसके बारे में? लोगों में अवेयरनेस आ गई तो इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गए हैं। आपके प्रोग्राम के बाद और लोग फिर अपना ख्याल करेंगे। हाँ, तो लोगों में अवेयरनेस अब ज़्यादा होती जा रही है, राइट। तो अब अपनी तरफ बेहतर अपनी सेहत का ख्याल कर रहे हैं, तो डॉक्टर को रुजू कर रहे हैं, राइट। सो पहला ऑप्शन आपके पास थायराइड के लिए मेडिसिन, और सेकंड ऑप्शन जो है वो सर्जरी का भी ऑप्शन है। इट डिपेंड्स कि डॉक्टर डिसाइड करता है कि आप किस तरह की कंडीशन में इस वक्त मुब्तला हैं और आपके लिए क्या करना जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जिस डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत बड़े बड़े जो है वो नोड्यूल्स हो जाते हैं और आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, वक्त पर जाइए ताकि आराम से और बेहतर तरीके से जो है वो आपका ट्रीटमेंट हो सके। डॉक्टर साहब आवाज़ भी ख़राब हो जाती है इसमें? जी, प्रेशर के इफेक्ट से हो जाती है, सर्जरी के बाद भी होती है, लेकिन जो सर्जरी अगर ख्याल से की जाए तो आवाज़ ख़राब होने से बचाते हैं। राइट। इसमें ख़राब हो जाए तो हम ठीक भी करना जानते हैं। वो कैसे? थायरोप्लास्टी करके अंदर हम थोड़ी सी पैकिंग देते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो बेहतर हो जाती है। अच्छा, तो हमारे जो सिंगर्स हैं वो इस तरह की कोई अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए कोई चीज़ कराते हैं ऐसी या नहीं? अच्छा, सिंगर्स में अगर दाना हो जाए तो उसकी फिर वो सर्जरी कराते हैं। ओके, क्योंकि सिंगर्स नोड्यूल जो कराते हैं ना कि बोलने वाली जगह पे दाने हो जाते हैं। राइट। अच्छा, अभी आपने जिस तरह आप आवाज़ की बात की, कुछ लोग हैं जिनकी जो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ में बेस हो या अपनी आवाज़ को जो है वो थोड़ा सा और बेहतर करना चाहते हैं, तो कुछ गले की इस तरह की वॉइस ट्रीटमेंट ये इस किस्म का बाहर हो रहा है, ओके, लेकिन इट हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड हियर। ओके, तो मतलब आप ही लेकर आएंगे मुझे लगता है वो भी यहाँ? नहीं, मेरे एक दोस्त हैं वो जो बच्चों की चेंज ऑफ वॉइस में उन्होंने किया है। चेंज ऑफ वॉइस में करते हैं लोग सर्जरी, और लेकिन सिंगर्स की आवाज़ को बेहतर करने के लिए हाँ मुश्किल है। हाँ। जैसे इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप अपनी आवाज़ को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं, सुरीला बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ गई। क्या कह रहे हैं आप? ओके जी, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, सो एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। डॉक्टर फसीउल्लाह मीर हमारे साथ मौजूद हैं, ENT सर्जन हैं, और आज हम थायराइड के हवाले से बात कर रहे थे कि अगर वज़न बढ़ रहा है, आपका वज़न कम हो रहा है, भूख की शिद्दत ज़्यादा है और आप बहुत अपने आप को लेज़ी फ़ील करते हैं, तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और फिर डॉक्टर की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आपको डायग्नोसिस कराए। इस अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको टेस्ट लिख के देता है। हमारे यहाँ वो डॉक्टर बुरा है जो मुझे टेस्ट लिख के दे रहा है, जो बस जाके दवा दे दे वो डॉक्टर ठीक है। ये भी एक सोच है ना डॉक्टर साहब। तो वो टेस्ट कराना हमें बहुत शायद बुरे लगते हैं या मुश्किल काम लगता है। हम एक बर्गर तो खा लेंगे 1000 रुपये का, 800 रुपये का, लेकिन एक 200-300 रुपये का हम टेस्ट नहीं कराते। ये सोच भी तो बीमारियों की तरफ लेके जाती है ना। हाँ देखिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए दलील के साथ हाँ और सबूत के साथ इलाज हो तो बेहतर होता है। वेरी ट्रू। तो इसलिए ये एक डॉक्यूमेंट है जो सबूत है कि आया इस तरह का कोई मसला, अल्लाह करे अच्छी बात है, कुछ नहीं है तो आप रिलैक्स होके जो है वो टेंशन फ्री होके आगे बढ़ सकते हैं। हर बीमारी में जब भी कोई बात आती है तो वो आपकी लाइफस्टाइल की आती है, आपकी हेल्दी डाइट की आती है। डॉक्टर साहब आप सबको सिखाते हैं, बताते हैं, आप अपनी आज मुझे रूटीन बताइए। आप सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट में क्या आपका ब्रेकफास्ट होता है, क्या लंच करते हैं, आपकी रूटीन ऑफ लाइफ क्या है? मुझे क्यों एनालाइज करें? ऐसी मैं पूछ रही हूँ एक अच्छे डॉक्टर की रूटीन को, मे बी मैं बहुत सारे लोग फॉलो करें। मेरी अच्छी रूटीन नहीं है तो इसलिए वो मिसाल दे सकता। आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर वैसे सुबह नाश्ता करना चाहिए, मैं अक्सर मिस हो जाता हूँ। अच्छा, वैसे आप अगर आपसे पूछा जाए आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या, आपको खाना पसंद है? फ्राइड एग्स। फ्राइड एग, ओके। हाफ फ्राई एग, ओके। तो आप आज ब्रेकफास्ट नहीं करके आए हैं? मैं यूजुअली नहीं करता हूँ, सुबह करना चाहिए ठीक है, राइट। और वैसे डॉक्टर साहब लंच में आपका लंच का टाइम होता है या आप लंच भी स्किप हो जाता है? लंच बड़ा बेहिसाब है। मैंने कहा मेरी मिसाल ना दें, मैं अपनी मिसाल लोगों को कहूँगा कि मेरी मिसाल को सामने रखते हुए अपने आप को सही कीजिएगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, आप ना करें। तो मुझे अक्सर इतना बिजी होता हूँ कि लंच का टाइम नहीं होता। मुझे लंच करते करते कभी 4 और 5 बज जाते हैं। लेकिन फिर मैं बाज़ ये कर लेता हूँ कि सर्जरी के दौरान कुछ अंडे बनवा के खा लेता हूँ। सर्जरी करते हुए भी इन बिटवीन। अच्छा, मैंने कहा ये राइट। तो वो रात को जल्दी खाना चाहिए, मुझे देर हो जाती है। हाँ, आप लोगों की टाइमिंग जैसे है ना, रूटीन। लेकिन एक बात ये कि मैं ऑलमोस्ट आई ट्राई टू स्विम एवरी डे। पहले मैं स्क्वॉश खेलता था, अब मैं स्विमिंग तकरीबन मेरे रोजाना मैं स्विमिंग करता हूँ। स्विमिंग खाली पानी में खड़े रहने को नहीं कहते, स्विमिंग करना, तैराकी। और ये जो है that's one of the best exercises। और ये फितरी आपके गेम्स है ना, ये तमाम चीजें कि आप ये आपके स्पोर्ट्स होनी चाहिए, स्पोर्ट्स को आप अपनी फितरत में शामिल कर लें इसको। और जिस दिन आप ये काम नहीं करते ना, उस दिन आप मिस करते हैं, बहुत उदास है ना, उदास हो जाते हैं। सो स्वीट। ये देखें आप, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी के साथ, आपकी लाइफ के साथ ऐसे जुड़ जाती है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिनको आदत हो जाती है, रूटीन बन जाती है, वो जिस दिन जिम ना जाएं, एक्सरसाइज ना करें, उनको भी कुछ कम लगता है, मूड खराब होने लग जाता है। तो आप एंजॉय करते हैं? I enjoy swimming। अच्छा, तो आप अपने दिन में से थोड़ा सा टाइम जो है वो 40 मिनट की करनी चाहिए। ओके। तो आप इस तरह अपने आप को जो है वो फिट रखने की कोशिश करते हैं। और स्विमिंग में बहुत अच्छी कैलोरीज आपकी जो है वो बर्न हो रही होती है। आप जितना जिम करते हैं उससे जो है वो स्विमिंग का बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन होता है। And it's a very soft exercise. You are exercising all your muscles of the body। आपकी पूरी बॉडी मसल्स जो हैं उसमें एक्टिव हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपने रूटीन फॉलो करनी है तो आपने उस रूटीन को फॉलो करना है जिसमें आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट भी लें, आप लंच भी टाइम पर लें। लंच स्किप करना कोई अक्लमंदी नहीं, क्योंकि सारी साइंस को एक तरफ रख देते हैं थोड़ी सी देर के लिए और हम बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनकी सुन्नत है कैलुला करना, मतलब दोपहर के खाने के बाद एक नींद लेने को जो है वो कैलुला या सोने को कैलुला कहा जाता है। तो जब सुन्नत पे बात आ गई, इसका मतलब है कि लंच करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लें, जूस ले लें, या डॉक्टर साहब कोई भी ऐसी चीज़ कि वो आपको क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट बड़ा अच्छा होता है मॉर्निंग के टाइम, दोपहर के टाइम, रात के टाइम हम बहुत हैवी खाना खाते हैं डॉक्टर साहब, जो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप उस टाइम आपका फंक्शन स्लो हो रहा होता है। बट हमारी रूटीन उल्टी नहीं हो गई है, हम रात में ज़्यादा खाते हैं और दोपहर में को स्किप कर देते हैं। आप भी ऐसे ही करते हैं?
अक्सर लोग ऐसे करते हैं। अक्सर लोग ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसी करती हूँ, तो मैं डॉक्टर साहब जो है ऐसी बात नहीं है, लेकिन यस रूटीन को बेहतर करना, हम बैठे यहाँ पर इसीलिए ताकि हम एक दूसरे की चीज़ों को डिस्कस करके और थोड़ी सी अच्छी बेहतर चीज़ों की तरफ बढ़ सके। बट मैंने अब अपनी रूटीन में एक चीज़ की है कि मैं नॉर्मली डॉक्टर साहब 7:30 और 8 मैं अपना लास्ट मील ले लेती हूँ, ताकि आप जब तक आप बेड पर जाएं आप क्योंकि 11-12 बजे सुबह उठना होता है, तो उससे पहले तक आप कम से कम 7-8 बजे खाना खाएं तो रूटीन आपकी अच्छी रहती है। डॉक्टर साहब फेवरेट फूड क्या है आपका? हाँ डॉक्टर साहब की फेवरेट चीज़ें पूछ रही हूँ। मेरी फेवरेट चीज़ यस, देखिए मैंने बताया नाश्ते में तो अंडा है, हाँ, एंड मीट ऑफ एनी काइंड। ओके, सो यू आर मीट लवर। मीट लवर, ओके, चले जी, ज़बरदस्त हाई प्रोटीन डाइट जो है वो डॉक्टर साहब को पसंद है। डॉक्टर साहब जब आपको टाइम मिलता है, नमकीन गोश्त, नमकीन गोश्त, दैट्स माय फेवरेट। अच्छा, तो आपको स्पाइसेस नहीं पसंद? स्पाइसेस पसंद है, लेकिन नमकीन गोश्त और गोश्त की हर चीज़ मुझे पसंद है। राइट। मैंने कहा डॉक्टर साहब से भी उनकी जो है वो डाइट और उनका लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा बहुत जानना चाहिए। डॉक्टर साहब क्योंकि वक्त कम है मेरे पास, मैं चाहूँगी जिस तरह हम अभी थायराइड के हवाले से बात कर रहे थे, एक बार अगर आप कंडीशन बता दें लोगों को दोबारा कि कैसी कैसी कंडीशन अगर आप फील करते हैं तो आपको इन टेस्ट को करवा लेना चाहिए ताकि ये शक दूर हो जाए कि थायराइड है या नहीं। right. अगर आपको कोई चीज़ कोई टोकता है कि आपके कोई चीज़ मूव कर रही है आपके निगलने के साथ या बात करने के साथ, तो आपको थायराइड नोड्यूल। ओके, अगर आपके प्रोमिनेंट है गला तो आपको थायराइड के लिए तवज्जो करनी चाहिए। आपका बिला वजह वज़न बढ़ रहा है, ओके, तो आप सोचें कि आपका कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें थायराइड सबसे अहम है। सही। या आपका वज़न बहुत कम एकदम होने लगा है, हाँ, और आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीने आते हैं और हाथ में घबराहट वगैरह है, तो भी आपको सोचना है कि थायराइड है। तो थायराइड की इन चीज़ों के साथ में तो आप थायराइड की तरफ आपका जहन जाना चाहिए और ख्याल करें, और आयोडाइज साल्ट को अपनाएं। राइट, प्लीज़ मछली खाने की तरफ आप माइल हों, अपने डेवलप करें टेस्ट मछली का। और महंगी बहुत हो गई और बात है, लेकिन नथिंग लाइक फिश। हाँ, लोग अच्छा विंटर्स में ही मछली का इस्तेमाल करते हैं, समर्स में वैसे भी छोड़ देते हैं। हाँ, समर में 2 महीने वैसे ही बंद होती मछली बंद होती है। डॉक्टर साहब नट्स कितना हेल्प करते हैं अगर थायराइड का पेशेंट है कोई? तो नट्स का थायराइड से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, तो नट्स तो खाने चाहिए, लेकिन थायराइड की बात हो रही है। थायराइड में आई विल टॉक ऑफ मछली, आयोडीन एंड आयोडाइज सॉल्ट्स, ओके, तो जिसमें आयोडीन ज़्यादा है। अच्छा, ये जो आपने बताया था एक कंडीशन जिसमें आपके बाल भी गिरने लग जाते हैं वज़न की तब्दीली के साथ, डॉक्टर साहब ये सिम्टम कौन सी कंडीशन में होते हैं? ये हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म जिसमें वज़न बढ़ रहा होता है, वज़न बढ़ रहा होता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी नेक पर, कुछ लोगों को आपने देखा होगा नेक पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा फैट आने लग जाता है और जो है वो अजीब सा बेढंगा जिस्म हो जाता है, इसमें बाल आपके गिरने लग जाते हैं। फिर जब आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपने थायराइड को कंट्रोल करते हैं, तो देन आपकी फिर वो हेयर ग्रोथ नॉर्मल हो जाती है। फिर डॉक्टर साहब यही प्रॉब्लम रुक जाते हैं, वहाँ पर रुक जाती है। सो ये तो बहुत ज़्यादा ख़राबी का बाइस बनता है स्पेशली। अच्छा, मैंने अभी तक जितने मैक्सिमम देखा अपने इर्द गिर्द लोगों में, ख़वातीन को मैंने ज़्यादा देखा थायराइड का पेशेंट। हाँ, देखिए दोनों सेक्सेस में होता है। राइट, ऐसा है नहीं कि आपकी ख़वातीन ज़्यादा मुलाकात होती है। हाँ, हो सकता है इसलिए कि मुझे जो है वो इसलिए ये बात हो, लेकिन ये डॉक्टर साहब इस बात को क्लियर करते हैं कि ये चीज़ बड़ी जो है वो कॉमन और कभी भी किसी को भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़वातीन में देखें थायराइड का तो बड़ा ख्याल करना चाहिए। दोस्त इनफर्टिलिटी की बहुत सारी रीज़न थायराइड डिसफंक्शन से, ये बच्चे नहीं पैदा होते हैं। सही। तो थायरॉक्सिन क्या होता है, थायरॉक्सिन का लेवल कम निकलता है। Alright. तो दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि अगर आपको कंसीव नहीं कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कराना। Alright, तो ये सारे मतलब ये एक बहुत क्यों ना, थायराइड जो है बहुत सारी चीज़ों में अमल दखल है थायराइड का ना, यहाँ तक है। इतना बड़ा इशू जो है ये आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकता है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी हैं इसकी, अगर वक्त पर आप इसको डील कर लेंगे तो ये आपको इन तमाम मुश्किलों से जो है वो बचने का रास्ता ज़रूर मिल सकेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ एक ब्रेक लूँगी और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करूँगी सलाम पाकिस्तान में।